गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नेहा राजकिशोरी देवी शिक्षक प्रशिक्षण सेवा संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। एचआई का पेपर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, इसको मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन फिर आज शुरू से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, पेपर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। दिव्यांगता के प्रकार। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि दिव्यांगता की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। ठीक है, तो उसमें आता है अपंगता, विकलांगता, असमर्थता, हैबिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, पुनर्वास। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कह रहे कि विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए अपंग, विकलांगता, गतिशील सीमा, हैबिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन जैसे शब्दों का सही अर्थ, परिभाषा और अवधारणा को समझना अनिवार्य है। यानी कि अगर हम स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, स्पेशल शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो हमको सबसे पहले किन शब्दों को पहचानना है, जानना है। तो उसका क्या है? अपंगता, अपंगता है। दूसरा है कि विकलांगता क्या है, गतिशीलता क्या है और सीमा क्या है, रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास क्या है। ठीक है, इन शब्दों के बारे में इनका अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है। कह रहे कि इन शब्दों की संपूर्ण जानकारी से हमें विकलांगता से जूझ रहे व्यक्तियों की स्थिति और उनकी सहायता करने के लिए सही तरीकों को समझने में सहायता मिलती है। कह रहे कि जब हम इन शब्दों को सीखेंगे, जानेंगे इनका मतलब क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होता है, तब जाके हमको विकलांगता से जो व्यक्ति जूझ रहा है उनको समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, आइए इन सभी की अवधारणा को विस्तार से समझते हैं। ये चित्र देख रहे हैं आप लोग, इसमें कोई अपंग है, कोई विकलांगता है। ठीक है, पहला है हैंडीकेप यानी अपंगता किसको कहते हैं। पहला क्या है? हैंडीकेप यानी अपंगता किसको कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, अपंगता किसको कहेंगे। यह कह रहे कि अपंगता का अर्थ तब होता है जब किसी व्यक्ति को उसके शरीर, उसके शारीरिक, मानसिक या सामाजिक स्थिति के कारण दैनिक जीवन की सामान्य गतिविधियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह एक बाधा के रूप में कार्य करता है जो व्यक्ति की जीवन शैली को सीमित करता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को अगर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या सामाजिक स्थिति के कारण अपनी दैनिक क्रियाकलाप में, दैनिक जीवन में, अपनी सामान्य गतिविधियों में कठिनाई होती है। जैसे सामान्य लोग क्या करते हैं, अपनी दैनिक क्रियाकलाप, दैनिक दिनचर्या अच्छे से अपने पूरे काम को कर लेते हैं, लेकिन वही अगर किसी के शारीरिक दोष है, मानसिक सामाजिक स्थिति है उसके अंदर, तो अपंगता है, तो उसको क्या होगा? सामान्य गतिविधियों में कठिनाई का अनुभव करेगा वो। ठीक है, सामना करना पड़ेगा। यह एक बाधा के रूप में कार्य करता है जो व्यक्ति की जीवन शैली को सीमित करता है। इसकी विशेषता क्या है? अपंगता का मतलब विकलांगता के कारण उत्पन्न बाधा से है। यानी अपंग किसको कहेंगे? अपंग यानी कोई भी अंग का कट जाना, ना होना। ठीक है, यह किसी व्यक्ति की विकलांगता के कारण उसके कार्यों में बाधा डालती है और उसे सामाजिक स्तर पर अपने पूर्ण दक्षता के साथ जुड़ने में कठिनाई होती है। कह रहा है कि अगर कोई अपंग है, विकलांग है, तो वो समाज में उस प्रकार का फील नहीं करता होगा जैसे सामान्य लोग करते हैं। तो कह रहे उसे सामाजिक स्तर पे अपने पूर्ण क्षमता यानी जो उसकी क्षमताएं हैं, जो उसकी कैपेसिटी है, उससे जुड़ने में उसको क्या होती है? कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए इसमें, यह ऐसे व्यक्ति जो सुनने में असमर्थ है, यानी जिसको सुनाई नहीं देता है, बधिर है, उसे संवाद करने में कठिनाई होती है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां इशारों की भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता। इशारा का रहेगा सांकेतिक भाषा तो वो समझ जाएगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जो बहरे लोग होते हैं, जो सुन नहीं सकते, उनको सांकेतिक भाषा अच्छे से समझ में आ जाती है। तो कह रहा है कि विशेष रूप से उन स्थितियों में इशारों और भाषा का प्रयोग ना हुआ हो तो उनको क्या होती है? सुनने में, संवाद करने में कठिनाई का अनुभव होता है। दूसरा है
कि शारीरिक अपंगता जैसे कि किसी का पैर कट जाने के कारण उसे सामान्य तरीके से चलने में कठिनाई होता है। अपंगता का क्या मतलब है? मान लीजिए कि किसी का पैर कट गया तो वो हमारे तरह थोड़े नहीं चल पाएगा, उसको कठिनाई होगी, चलने में दिक्कत होगा। वो 4 लोगों में उसको ऐसा लगेगा कि मेरे पैर नहीं है, मेरे पैर कटे हैं, तो वो सामाजिक स्थिति में के अंदर अपने आप को कठिनाई महसूस करता है। दूसरा है कि विकलांगता, डिसेबिलिटी। पहले हमने क्या पढ़ा? हैंडीकैप यानी अपंगता किसको कहते हैं? किसी भी अंग का कट जाना, ठीक है, उसको हम अपंगता कहते हैं। अब आते हैं दूसरा क्या है? विकलांगता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसेबिलिटी। इसका अर्थ क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? विकलांगता एक शारीरिक, मानसिक, संवेदी या विकासात्मक कमी है जो किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता पर प्रभाव डालती है। इस शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनकी कुछ क्षमताएं अस्थायी या अस्थायी रूप से सीमित हो जाती है। यानी कि कुछ विकलांग ऐसे होते हैं जो अपनी कार्य को बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं, अपने दैनिक क्रियाकलाप नहीं कर पाते हैं, खुद से उनको किसी की सहायता या मदद की आवश्यकता होती है। और तो वही कह रहा है कि कुछ क्षमताएं क्या होती है? अस्थायी होती हैं और कुछ अस्थायी रूप से सीमित हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर कोई आप लोगों से पूछे कि विकलांगता किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? किसी विकलांगता एक शारीरिक, मानसिक और संवेदी या विकासात्मक कमी है। ठीक है, ये शरीर में भी हो सकती है, मानसिक मन में भी हो सकती है, संवेदी यानी हमारी संवेदी पेशी अवस्था में भी हो सकती है, जो किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता पर प्रभाव डालती है। ठीक है, इसके प्रकार क्या है? तो शारीरिक विकलांगता ही होती ही है, इसमें खुद दिया है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदी विकलांगता। तो कोई कहे कि विकलांगता के कितने प्रकार के हैं? तो वैसे तो RPWD के अनुसार कितने विकलांगता है? 21 प्रकार के डिसेबिलिटी है, 21 प्रकार के हैं। PWD के अनुसार 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी, जो अब RPWD के अनुसार कितनी हो गई है? 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हो गई है। तो इसमें शारीरिक विकलांगता क्या है? इसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक गतिविधि जैसे चलने में, दौड़ने में या हाथों का उपयोग करने में कठिनाई होती है। जैसे मान लीजिए हाथ में कोई दिक्कत है तो कोई चीजें उठा के नहीं, हाथ देर तक ऊपर ना करना, पैर में दिक्कत है, ठीक है, तो ये शारीरिक विकलांगता में आता है। इसमें क्या होती है कि चलने में, दौड़ने में या हाथों का जो क्रियाकलाप होता है वो करने में क्या होता है? दिक्कत महसूस होती है, कठिनाई होती है। दूसरा है संवेदी विकलांगता। किसे कहते हैं? संवेदी विकलांगता। इसमें दृष्टि, जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन, त्वचा। तो अगर इससे संबंधित हमारी कोई विकलांगता है तो वो संवेदी विकलांगता में आएगा। ठीक है, इसमें जैसे दृष्टि, यानी दृष्टि मतलब हम आंख से देखते हैं ना, तो हम बताए ना कि आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 हमारी संवेदी अंग होते हैं। इसमें दृष्टि है, श्रवण है, अन्य संवेदी क्षमताएं की कमी भी आ सकती है। अगला है कि बौद्धिक विकलांगता। इसमें मानसिक क्षमता, इसमें मानसिक क्षमता जैसे कि सीखने, वो हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि हमने कितना सीखा, क्या समझा। अगर कोई हमें यहाँ पे गणित का कोई सवाल बता रहा है तो वो हमें समझ में आया कि नहीं, ये हमारी बौद्धिक क्षमता है। ठीक है, तो इसमें मानसिक जो क्षमता होती है जैसे कि सीखना, याद करना, निर्णय लेना, हमें ये काम करना है कि नहीं करना है, ये हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है। हमारी बुद्धि किस प्रकार सोचती है, क्या निर्णय लेती है। ठीक है, ये सब बौद्धिक विकलांगता में आएगा। अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो हम क्या होंगे? कुछ भी सोचने में असमर्थ होंगे, कोई भी कार्य करने में, सीखने में वो हम जल्दी सिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, मानसिक विकलांगता क्या है? इसमें मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं जैसे कि अवसाद, चिंता या स्क्रोजनिया। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, एक दृष्टिहीन व्यक्ति जो बिना सहायक उपकरणों के नहीं देख सकता। जैसे मान लीजिए कि एक दृष्टिहीन कोई व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं देती है, तो वो बिना हेयरिंग एड के, बिना श्रवण यंत्र के उसको कुछ नहीं, सॉरी, यह दृष्टिहीन व्यक्ति जो बिना सहायता उपकरणों को देख नहीं सकता है। ठीक है,
दूसरा है कि मस्तिष्क में चोट के कारण किसी व्यक्ति की सोचने और सीखने की क्षमताएं प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए कि कान से कोई बहरा है, सुनाई नहीं देता, बधिर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, श्रवण यंत्र यानी हेयरिंग एड का प्रयोग करेंगे। जब हम वो कान में मशीन लगाएंगे उसके थ्रू उसको क्या होगा, सुनाई देगा। अगला है कि समाज में प्रभाव, यानी ऐसे व्यक्ति को समाज किस प्रकार से देखता है, उनका प्रभाव समाज में कैसा पड़ता है। कह रहे कि विकलांग व्यक्तियों को अक्सर भेदभाव, सामाजिक अवरोध और रोजगार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कार्य होगा तो वहां पे नॉर्मल इंसान जाएगा, सामान्य लोग जाएगा तो उसको काम दे दिया जाएगा, लेकिन अगर पैर से डिसेबल है, हाथ से डिसेबल है, तो कहीं उसको काम भी नहीं मिलेगा। कह रहे ये क्या ही काम कर पाएगा, है ना। तो कह रहे कि ऐसे व्यक्ति लोग में उनको क्या करते हैं, हीन भावना से देखते हैं। विकलांग व्यक्तियों को अक्सर भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है, सामाजिक अवरोध उत्पन्न होता है और रोजगार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उन्हें समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है। लेकिन कह रहा है कि लेकिन जब हम ऐसे व्यक्ति को शिक्षित करेंगे तब जाके हमारा समाज क्या होगा, समाज में उनका भी उतना ही अधिकार होगा जैसे सामान्य लोगों का है। अब आते हैं असमर्थता, इम्पेयरमेंट। पहले हमने क्या पढ़ा, हैंडीकेप, दूसरा हमने क्या पढ़ा, विकलांगता, डिसेबिलिटी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अब पढ़ेंगे हमने तीसरा इम्पेयरमेंट यानी असमर्थता। असमर्थता क्या है, किसी कार्य को करने में असमर्थ, यानी वो इंसान से नहीं हो सकता, वो विकलांग व्यक्तियों से नहीं हो सकता, उसमें वो क्या है, असमर्थ हैं, तो उसी को इम्पेयरमेंट कहते हैं। देखिए असमर्थता का अर्थ होता है किसी शारीरिक अंग या मानसिक कार्यों में कमी या विकार। यह व्यक्ति की सामान्य कार्य क्षमता को प्रभावित करती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह व्यक्ति के कार्यात्मक या सामाजिक जीवन में बाधा डाले। ठीक है, इसमें भी दो है, शारीरिक असमर्थता है और एक मानसिक असमर्थता है। इसमें शारीरिक में क्या है, जैसे हाथों की शक्ति कम होना, ठीक है, खुद से उठा के खाना ना खा पाना, सुई में धागा न डाल पाना, कलम न पकड़ पाना, ये सब क्या है, शारीरिक असमर्थता है। किसमें, इम्पेयरमेंट में। ठीक है, मानसिक असमर्थता क्या है, जैसे किसी विशेष भाषा को समझने में कठिनाई होती है। अगला उदाहरण के लिए है यदि किसी व्यक्ति का कान कमजोर हो गया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का कान कमजोर हो गया है, उसको ज्यादा सुनाई नहीं देता है और वह स्पष्ट रूप से सुन नहीं सकता, तो यह श्रवण असमर्थता है। ठीक है, अगर कोई दृष्टिहीन व्यक्ति है जिसको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो वो भी क्या है, कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का कान कमजोर हो गया है, वह स्पष्ट रूप से सुन नहीं सकता, तो यह श्रवण असमर्थता है। और जो देख नहीं सकता मुख्य रूप से, वो दृष्टि असमर्थता है। ठीक है, किसी के हाथों में कमजोरी होने के कारण वह भारी वस्तु नहीं उठा सकता। मान लीजिए कोई चीज है कि हाथों में दिक्कत है, शारीरिक असमर्थता है, वो भारी चीज उठा ही नहीं सकता। ठीक है, चौथा हम आएंगे कि गतिशीलता सीमा, एक्टिविटी लिमिटेशन। चौथा हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटी लिमिटेशन। कह रहे कि अर्थ और परिभाषा, गतिशीलता सीमा तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी विशेष गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से या कुशलता से नहीं कर पाता। यह विकलांगता या असमर्थता के कारण व्यक्ति की दिनचर्या को सीमित करती है। कह रहा है कि कोई भी गतिशीलता सीमा तब होती है, यानी एक्टिविटी लिमिटेशन तब होता है जब कोई भी व्यक्ति किसी विशिष्ट गतिविधि को स्वतंत्र रूप से या कुशल रूप से उसे नहीं कर पाता है, तब जाके यह विकलांगता उसको क्या करती है, या असमर्थता उसकी दिनचर्या को सीमित करती है, प्रभावित करती है। आगे है उदाहरण, चलने में असमर्थता के कारण व्यक्ति को अपनी जगह पे एक स्थान पर जाने में समस्या होती है। अगर चलने में दिक्कत है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में क्या होगी, दिक्कत महसूस होगी। ठीक है, दूसरा है कि दृष्टि कमजोर होने के कारण पढ़ने या कंप्यूटर पे उपयोग करने में कठिनाई होगी। तो ये सारी अक्षमताएं ही है। ठीक है, अगर दिखाई नहीं देता है तो हम पढ़ नहीं सकते, बुक दिखाई नहीं देगा, कंप्यूटर पे स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, दृष्टि अगर कमजोर है तो
यह किसी भी ऐसी गतिविधि को दर्शाता है जो व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता के साथ नहीं कर पाता, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। अब हम पढ़ेंगे हैबिलिटेशन। ठीक है, कह रहे कि हैबिलिटेशन एक प्रक्रिया है जिसमें उन लोगों को कौशल और दक्षताएं सिखाई जाती हैं जिनके पास पहले से वह कौशल नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य नई क्षमताओं का विकास करना और उन्हें समाज में आत्मनिर्भर बनाना है। यानी इसका उद्देश्य क्या है? वैसे लोग जो अपंग हैं, इम्पेयरमेंट है, अक्षमता है, असमर्थता है, विकलांगता है, ऐसे व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ करके समाज उनको हीन भावना से ना देखे, उनको इस योग्य बनाना है। ठीक है, इसका हैबिलिटेशन का यही उद्देश्य है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य नई क्षमताओं का विकास करना और उन्हें समाज में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके भी दो है, एक शारीरिक हैबिलिटेशन है और एक बौद्धिक हैबिलिटेशन है। इसमें शारीरिक में क्या है, जैसे चलने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करना। अगर उसको चलने में बच्चे को दिक्कत है तो वहां पे सिखाया जाएगा, व्हील चेयर के द्वारा या स्टैंड टेबल के द्वारा। ठीक है, सिखाया जाएगा, चलने में थोड़ा थोड़ा करके प्रशिक्षण दिया जाएगा। बौद्धिक हैबिलिटेशन जैसे विशेष प्रशिक्षण पद्धतियों द्वारा शिक्षा देना। अब इसमें क्या है कि इसे विशेष शिक्षण द्वारा वहां पे क्या होगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। उदाहरण, बच्चों में भाषा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें बात करने के तरीके सिखाना। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में छोटे बच्चे जो होते हैं तो वो हमें हमारी तरह ही होते हैं, वो हमारे देख करके सीखते हैं। जो हम भाषा बोलते हैं, जिस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, सेम उसी प्रकार के लैंग्वेज का वो प्रयोग करते हैं। हमारी सारी क्रियाकलाप जो है, कार्यविधि जो है, वो हमारे ऊपर निर्भर है। हम जैसा करेंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा, वैसा ही माहौल में वो अपने आप को ढालेगा। तो कह रहा है कि बच्चों में भाषा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें बात करने के तरीके सिखाना कि किस तरह से बात किया जाता है। अगर हम उनके सामने अच्छे से बात करेंगे तो वो हमें देख करके वो खुद अच्छे से बात करने लगेंगे। दूसरा है कि मानसिक क्षमता में कमी वाले बच्चे को स्व अनुशासन और व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। यानी कि जिस बच्चे के अंदर मानसिक क्षमता में कमी है, ठीक है, जिस बच्चे के अंदर मानसिक क्षमता में कमी है, उसको स्व अनुशासन यानी अनुशासन में रहने के लिए, ठीक है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, क्या कब खाना है, कैसे किसी के साथ बिहेव करना है, ठीक है, वो व्यवहारिक क्या होता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका महत्व क्या है? यह प्रक्रिया विकलांग व्यक्तियों में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। ये बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसमें विकलांग व्यक्तियों की अपनी स्वतंत्रता होगी, वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य को कर सकते हैं और उनका जो आत्मविश्वास है वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। 6 नंबर पढ़ेंगे रिहैबिलिटेशन। इसका अर्थ होता है पुनर्वास। ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? रिहैबिलिटेशन का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसकी खोई हुई क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने में सहायता करना। अगर मान लीजिए कि किसी की दृष्टिहीन कोई बच्चा है, नहीं, जिसको दिखाई नहीं देता है, पूरी तरह से दृष्टिहीन नहीं है, मतलब कम दिखाई देता है, तो उसको क्या करते हैं, उसकी खोई हुई जो क्षमता है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए सहायता करना, उपकरण देना उसको। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को समाज में पुनः एकीकृत करना और उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। इसका रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास का यही अर्थ है कि ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति जिन्हें क्या होती है, खोई हुई जो क्षमताएं हैं, पुनः उनको प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो व्यक्ति समाज में पुनः एकीकृत की भावना से उसकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इसके भी प्रकार हैं, इसका भी है शारीरिक रिहैबिलिटेशन और मानसिक रिहैबिलिटेशन। शारीरिक रिहैबिलिटेशन क्या है कि शारीरिक चोटों या विकलांगता के बाद पुनः क्रियाशील बनाना। अगर मान लीजिए कि किसी का पैर या हाथ में चोट लग गया तो वो एक हाथ से कार्य करने में असमर्थ है, कार्य को नहीं कर सकता या दिक्कतें महसूस हो रही है, तो उसको क्या किया जाएगा, पुनः क्रियाशील बनाया जाएगा कि फिर से दोबारा वह अपने कार्य को कर सके।
मानसिक रिहेबिलिटेशन, मानसिक विकारों के बाद सामाजिक और मानसिक स्थिति को पुनः सामान्य बनाना। यानी अगर कोई किसी के अंदर मानसिक विकार है तो उसको क्या करना है, मानसिक स्थिति को पुनः सामान्य बनाना है, सामान्य बच्चों के अनुसार जैसे ही उनको प्रशिक्षण देना है उनको वैसे ही बनाना है। आगे है कि उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को फिर से चलना सिखाना। मान लीजिए कि हमने भी देखा है कि किसी दुर्घटना में हाथ या पैर कट जाता है या फिर चोट पहुंच जाती है या हड्डी टूट जाती है या नस टूट जाती है, तो फिर से उसको क्या किया जाता है, फिर से उसको चलना फिरना कराने के बाद उसको सिखाया जाता है। ठीक है, मानसिक तनाव में उबरने के लिए काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान किया जाता है। इसका भी महत्व क्या है कि रिहेबिलिटेशन से व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलती है। यह विकलांगता से जूझ रहे लोगों को समाज में सामान्य जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। यानी रिहेबिलिटेशन क्या है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, यानी मान लीजिए कि कोई विकलांग बच्चा है, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो रिहेब यानी पुनर्वास क्या करेगा, उसकी इसमें मदद मिलती है। यह विकलांगता से जूझ रहे व्यक्ति को समाज में सामान्य जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। यानी जो सामान्य बच्चे जिस तरह की अपनी लाइफ को जी रहे हैं वैसे ही इनको रिहेबिलिटेशन के अंदर क्या होती है, पुनर्वास के अंदर सहायता मिलती है, मदद मिलती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम इसके क्या करेंगे, इसमें हम एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोग देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का अर्थ विकलांगता के कारण उत्पन्न सामाजिक या व्यवहारिक बाधा को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है विकलांगता यानी डिसेबिलिटी, ऑप्शन 2 है अपंगता हैंडीकेप, तीसरा है गतिशील सीमा एक्टिविटी लिमिटेशन, और चौथा है असमर्थता यानी एम्पेयरमेंट। अब हमने ये चारों के बारे में डिस्कस किया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। किसी शब्द का अर्थ विकलांगता के कारण उत्पन्न सामाजिक या व्यवहारिक बाधा को दर्शाता है, इसका क्या होगा, विकलांगता होगा या अपंगता होगा, हैंडीकेप होगा, या गतिशीलता सीमा एक्टिविटी लिमिटेशन होगा, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गतिशीलता सीमा यानी एक्टिविटी लिमिटेशन। ठीक है, दूसरा देखिए, विकलांगता डिसेबिलिटी का सही अर्थ क्या है, डिसेबिलिटी का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए, किसी गतिविधि को स्वतंत्र रूप से न कर पाना, शारीरिक मानसिक या संवेदिक कार्यों में कमी, कौशल का विकास, खोई हुई क्षमताओं को पुनः प्राप्त करना। खोई हुई क्षमताओं को पुनः प्राप्त कर लेगा तो वो तो विकलांगता में आएगा ही नहीं। ठीक है, कौशल का विकास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बच गए दो, ऑप्शन नंबर ए और बी, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए और बी में से कौन सा ऑप्शन सही है, किसी गतिविधि को स्वतंत्र रूप से न कर पाना या शारीरिक मानसिक या संवेदिक कार्यों में कमी। इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक मानसिक या संवेदिक कार्यों में कमी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, देख लीजिएगा। तीसरा है कि हैबिलिटेशन का उद्देश्य क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, पहले से खोई हुई क्षमताओं को पुनः प्राप्त करना, नई क्षमताओं और कौशल का प्रशिक्षण करना, विकलांगता के कारण सीमित कार्य क्षमता विकलांगता को कम करना। हैबिलिटेशन का उद्देश्य क्या है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नई क्षमताओं और कौशल का विकास करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, गतिशीलता सीमा यानी एक्टिविटी लिमिटेशन का संबंध किससे है, किसी कार्य को कुशलता से करने में असमर्थता, शारीरिक अंगों में कमी, नए कौशल का विकास, मानसिक विकार। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए,
गतिशीलता सीमा यानी एक्टिविटी लिमिटेशन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्य को कुशलता से करने में असमर्थता होना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, असमर्थता यानी एम्पेयरमेंट का सबसे अच्छा कैसे समझा जा सकता है, यानी असमर्थता को कैसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। समाज में किसी गतिविधि में कठिनाई होना, किसी शारीरिक या मानसिक अंग में कमी या दोष, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना, विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण देना। कह रहे हैं कि समाज में किसी गतिविधि में कठिनाई होना, असमर्थता का सही, एम्पेयरमेंट का सही अर्थ इसमें से कैसे होगा, कैसे इसको अच्छे से समझ सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कि समाज में किसी गतिविधि में कठिनाई होना। समाज में किसी गतिविधि में कठिनाई कैसे होगा? जब असमर्थता है शरीर के अंदर, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, किसी शारीरिक या मानसिक अंग में कमी या दोष पाया जाना। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसी प्रक्रिया का उद्देश्य विकलांग व्यक्ति की खोई हुई क्षमताओं को पुनः प्राप्त करना क्या कहलाता है? बताइए। किसी प्रक्रिया का उद्देश्य, यानी इसमें से, इस ऑप्शन नंबर से किसका उद्देश्य यह है कि किसी व्यक्ति की खोई हुई क्षमताओं को पुनः प्राप्त किया जा सकता है? बताइए। ऊपर मैंने अभी पढ़ाया है, देखिए, रिहेबिलिटेशन का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसकी खोई हुई क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने की सहायता जो मिलती है उसको क्या बोलते हैं? रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास। ठीक है, तो देखते हैं कि उस क्वेश्चन में वो ऑप्शन है या नहीं। यही था ना 6 क्वेश्चन नंबर। कह रहे हैं कि किस प्रक्रिया में विकलांग व्यक्ति की खोई हुई क्षमताओं को पुनः प्राप्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसका उद्देश्य उन लोगों को कौशल सिखाना है जिनके पास पहले से वह क्षमता नहीं है? बताइए। किसका उद्देश्य उन लोगों को कौशल सिखाना है जिनके पास पहले से वह क्षमता नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? अपंगता, दूसरा है हैबिलिटेशन, तीसरा है विकलांगता और चौथा क्या है? गतिशीलता सीमा। इसका राइट आंसर क्या होगा? हैबिलिटेशन। ठीक है, किसका उद्देश्य उन लोगों को कौशल सिखाना है जिनके पास पहले से वह क्षमता नहीं है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? हैबिलिटेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विकलांगता से उत्पन्न अवरोध का प्रतीक है? क्या असमर्थता है, एम्पेयरमेंट है, या हैबिलिटेशन है, या डिसेबिलिटी है, या हैंडीकैप है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर डी, अपंगता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैंडीकैप। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी होगा। किस शब्द का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनकी शारीरिक या मानसिक क्षमता कम होती है? क्या उसके लिए हम अपंगता शब्द का प्रयोग करेंगे, या विकलांगता शब्द का प्रयोग करेंगे, या हैबिलिटेशन या रिहेबिलिटेशन? बताइए। किस शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जिनकी शारीरिक या मानसिक क्षमता कम होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी शब्द का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनकी शारीरिक या मानसिक, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, जिनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता में कमी आती है। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, रिहेबिलिटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि नए कौशल सिखाना, यानी रिहेबिलिटेशन का अर्थ क्या होता है? नए कौशल सिखाना। एक सेकेंड, रिहेबिलिटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हमने अभी अगले क्वेश्चन में पढ़ा था कि खोई हुई क्षमताओं को पुनः स्थापित करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। रिहेबिलिटेशन का अर्थ है खोई हुई क्षमताओं को पुनः प्राप्त करना। किस प्रक्रिया में व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पुनः सामान्य बनाने का प्रयास किया जाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। इसका भी क्या होगा? रिहेबिलिटेशन। किसी सामान्य व्यक्ति को उनकी पुनः सामान्य बनाने का प्रयास कौन करता है? तो पुनर्वास करता है, रिहेबिलिटेशन। 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है, लगा लीजिएगा। असमर्थता यानी इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट और विकलांगता में मुख्य अंतर क्या है? यानी असमर्थता और विकलांगता में क्या अंतर है? असमर्थता में कार्य की कमी होती है, जबकि विकलांगता में शारीरिक कमी होती है। ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा। असमर्थता अंगों में कमी को दर्शाता है, जबकि विकलांगता व्यक्ति की समग्र क्षमता को प्रभावित करता है। विकलांगता अंगों में कमी को दर्शाता है, जबकि असमर्थता व्यक्ति की समग्र क्षमता को प्रभावित करता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए कार्य की असमर्थता अंगों में कमी को दर्शाता है, जबकि विकलांगता व्यक्ति की समग्र क्षमता को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसका उपयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में नई क्षमताओं को विकसित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है हैबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन, असमर्थता और विकलांगता। करें कि किसका उपयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चलिए ठीक है, धन्यवाद। आगे यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।